आज हम लोग डिस्कस करेंगे सल्तनत कालीन जो भू राजस्व प्रशासन है उसके बारे में। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स, है ना। तो बहुत कुछ बातें क्लियर हो चुकी हैं, और लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि चूँकि नवस्थापित तुर्की सल्तनत थी हिंदुस्तान में, मुस्लिम जो अरब से आए थे और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार किए, स्पेशली जो भू राजस्व प्रशासन है जिसको हम लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण आय की दृष्टि से होता है, उसमें क्या क्या इन्होंने परिवर्तन किया, नया क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और जो हिंदुस्तान में जो प्रणाली प्रचलित थी, जो चली आ रही थी, उसको क्या इन्होंने जारी रखा, कितने प्रकार की लैंड थी, कितने प्रकार की लगान जो निर्धारण करने की जो पद्धति थी, और किस शासक के समय में क्या क्या मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इन सभी मुद्दों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्पेशल जो प्रश्न आपका बनता है कि सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की विशेष संदर्भ में डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत विथ स्पेशल रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देयर वेयर 6 टाइप ऑफ लैंड इन दिल्ली सल्तनत। 6 प्रकार की कुल लैंड थी। खालसा भूमि, एक अक्ता भूमि, और इसके अलावा आपकी उसरी भूमि, है ना। इसके अलावा खिराजी भूमि, इसके अलावा बंजर भूमि, और इसके अलावा जो है जो अनुदान में दी गई लैंड होती थी, जिसको हम सयूरे गाल या मदद माश या मिल्क वक्फ इनाम के रूप में जानते हैं। इनाम जो गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, आज भी हमारे हिंदुस्तानी तहजीब की भाषा में इनाम शब्द का अक्सरता हम प्रयोग करते हैं कि इनाम में हमें ये चीज़ प्राप्त हुई। तो इनाम से आशय है उपहार। तो हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लैंड को 6 कैटेगरीज में हमने एक्सप्लेन किया कि खालसा लैंड क्या, खालसा लैंड होती थी, अक्ता लैंड होती थी, फिर आपकी उसरी लैंड होती थी, फिर खिराजी लैंड होती थी, मदद माश या अनुदान में दी गई भूमि होती थी, और बंजर लैंड होती थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि भू राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो सरकार का भू राजस्व की दृष्टि से जो लैंड थी वह देखा जाए तो 2 ही प्रकार की मुख्य रूप से थी। इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इनकम, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ लैंड इन दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट खिराजी लैंड एंड सेकंड, फर्स्ट उसरी लैंड एंड सेकंड खिराजी लैंड। मतलब भू राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में 2 प्रकार की भूमि होती थी। एक उसरी भूमि थी और एक खिराजी भूमि थी। उसरी भूमि को हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे कि उसरी भूमि से मतलब ये है कि जो मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लैंड थी, जिसके मालिक, जिसके लैंडलॉर्ड मुस्लिम होते थे, यानी यह इस प्रकार के तुर्की भूमि थी, उसरी भूमि जिसको बोलते हैं, जो अरब में थी, और जो हिंदुस्तान में जब ये अपनी शासन सत्ता स्थापित किए तो जहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की वो मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, या फिर देखा जाए तो
जिन्होंने जो हिंदूज थे उन्होंने अगर इस्लाम धर्म कन्वर्ट कर लिया तो उनकी लैंड उसरी भूमि कहलाने लगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सामान्य अर्थों में कि उसरी भूमि से जो आशय है, आपके सिविल सर्विस में ये पूछा जाता है अक्सरतः कि उसरी भूमि किससे कहते थे। तो उसरी भूमि आपकी मतलब तुर्की भूमि होती थी जो मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र में आती थी, और उनसे जो होने वाली इनकम होती थी, जो होने वाला जो कर वसूल किया जाता था, उसका नाम था उसरी से उस्र, है ना। तो उसरी लैंड होती थी और उस्र जो होता था, जो मुसलमानों के द्वारा भुगतान किया जाता था, वह आपका उस्र कहलाता था। जो भूमि कर मुसलमानों के द्वारा अदा किया जाता था उसको उस्र कहा जाता था। तो ये उसरी लैंड थी जो मूलतः आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जिसका विवरण मिलता है, और ये देखने में आता है कि जो कुल उत्पादन होता था उसका 1/4 से लेकर 1/5 तक टैक्स वसूल किया जाता था, यानी 20% to 25% जो उसरी भूमि थी उससे टैक्स वसूल किया जाता था, भू राजस्व। अब अगर आगे भी ये निश्चित रूप से जारी रहा, फिरोज शाह तुगलक ने जो तारीख़ फिरोज शाही लिखी है या उसके काल के जो अन्य समकालीन ग्रंथ हैं उसमें उसरी भूमि का जिक्र मिलता है। अब हम विशेष तौर पर खिराजी भूमि के बारे में बताना चाहेंगे। खिराजी भूमि जो हिंदुओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि थी, जिसके मालिक हिंदू जमींदार थे या हिंदू लैंडलॉर्ड थे या किसान थे, उनके पहले से उनके पास जो भूमि थी और जो बाद में भी मुसलमानों के आने के बाद भी जिनके वो नियंत्रण में आ गई थी, यानी कि उसका मालिक जो लैंडलॉर्ड होता था वह हिंदूज होता था। यानी कि हिंदू के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि जो है खिराजी कहलाती थी, और उस पर जो टैक्स अदा किया जाता था किसानों के द्वारा वह खराज कहा जाता था। और यह टैक्स मूल रूप सामान्य तौर पर देखा जाए तो वह 1/4 to 1/5 यानी कि 20 से 25% तक टैक्स वसूल किया जाता था। यहाँ थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जो उसरी भूमि थी उससे जो टैक्स लिया जाता था वह 1/4 या 1/5 नहीं होता था, बल्कि आपका 110 to 120 यानी 10 से 20% के बीच में टैक्स मुसलमानों को उसरी भूमि से उस्र के रूप में देना पड़ता था। जबकि खिराजी भूमि से हिंदुओं को जो खराज देना पड़ता था वह सामान्य तौर पर 1/4 to 1/5 यानी 20 से 25% के बीच देना पड़ता था। अब अगर हम देखें तो लैंड जो अभी हमने आपको उसकी कैटेगरीज अलग अलग किया था, कि हमने कहा था कि मूल रूप से अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो 6 प्रकार की लैंड थी सल्तनत काल में। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। आपने BA 1 में भी पढ़ा है, BA 2 में भी पढ़ा है, बहुत कुछ आपको जानकारी होगी। खालसा जो लैंड होती थी वह सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली लैंड होती थी, जिससे होने वाली इनकम पर सरकार का अधिकार होता था और उनका खर्च उससे चलता था। और आमील जो सरकारी कर्मचारी होते थे राजस्व विभाग के, वे इससे टैक्स की वसूली करते थे। दूसरा जो लैंड अभी हमने जिक्र किया था, अक्ता जो भूमि होती थी, वो इल्तुतमिश के द्वारा अक्तादारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। जो रिमोट एरियाज़ थे, जो दूरवर्ती एरिया थे, उनको सीधे केंद्र से जोड़ने और के एक साधन के रूप में, और जो फ्यूडलिज्म जो सामंतवादी जो व्यवस्था थे सिस्टम, उसको समाप्त करने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने अक्तादारी सिस्टम को शुरू किया था, जिसमें अक्तादारों को उनके वेतन के बदले में भूमि के रूप में अक्ता यानी भूमि प्रदान की जाती थी, जिससे होने वाले इनकम पर उनका अधिकार होता था। जिससे वे अपना और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी सैनिक होते थे उनका खर्च चलाते थे।
और अगर कोई राशि बच जाती थी अवशेष जो रेस्ट अमाउंट होता था उसको सीधे जो सेंट्रल ट्रेजर होता था वहाँ पर केंद्रीय जो राजकोष होता था, ट्रेजरार जो होता था, उसमें वे जमा कर देते थे। अब अगर हम आगे ये देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो उस्री भूमि का भी मैंने जिक्र कर ही दिया क्या होती थी, जो खिराजी भूमि थी उसको मैंने जिक्र कर ही दिया क्या होती थी। और बंजर लैंड से आसे ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल जंगल, फॉरेस्ट जो होते थे जहाँ पर खेती किया जाना संभव नहीं हो सकता था, उस प्रकार की लैंड होती थी। और इसके अलावा जो ग्रांटेड लैंड जिसको हम इनाम, मिल्क, वक्फ या फिर सयूर गाल या मदद माश, जो धार्मिक व्यक्तियों को या जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते थे या खुश होने पर ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में शासकों के द्वारा प्रदान कर दी जाती थी। ये ज़्यादातर इस प्रकार की लैंड बंजर होती थी जिसमें वे उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे होने वाली इनकम पर उनका अधिकार होगा, इसलिए उनको ज़रूरी है कि वे इसे एग्रीकल्चर लैंड के रूप में कन्वर्ट करें, जिससे होने वाली आय पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता था। और अगर अभी देखा जाए कि इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि पहले प्रयास तो एक अभी जैसा जिक्र किया कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि सिंचाई की सुविधा जो है प्रदान करी जाए। और ये देखते हैं कि शुरू से ही, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो, अलाउद्दीन खलजी हो, सिंचाई के प्रबंध इन्होंने किए, जलाशयों के द्वारा, कुओं के द्वारा, रहट के द्वारा सिंचाई की सुविधा किसानों को प्रोवाइड करी गई। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड करने के लिए ये प्रयास किया गया कि जो बंजर लैंड थी या जो जंगल लैंड थी उसको अगर कोई कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करना चाहता था तो उसको लैंडलॉर्ड मान लिया जाता था और इसके लिए प्रोत्साहन भी किया जाता था। जैसे अभी हमने बताया कि अनुदान में अगर लैंड दे दी गई खुश होकर के, तो ज़्यादातर बंजर लैंड होती थी और उससे अपेक्षा की जाती थी कि वे उसका जो जिसको दी गई है वो उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सके, जिससे साम्राज्य की में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो सके, अधिक से अधिक जो लैंड है वह कृषि एग्रीकल्चर लैंड के रूप में कन्वर्ट की जा सके। तो अभी हमने ये जिक्र किया कि कितने प्रकार की लैंड थी और उनका क्या क्या रोल था, किस प्रकार की लैंड थी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्व, जो भू राजस्व प्राप्त होता था वो ज़्यादातर जो सरकार का सबसे ज़्यादा आकलन किया जाता था वह खराज होता था, है ना, जो खिराजी भूमि से वसूल किया जाता था। अब खिराजी जो भूमि थी उस पर जो लगान कैसे उसको वसूल किया जाए, कौन कौन से मेथड उस पर अडॉप्ट किए गए, इसके बारे में अगर हम ये जिक्र करते हैं तो ये पाते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे प्रचलित जो पुरानी एंशिएंट जो प्रणाली थी उसको हम बटाई सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बटाई, जैसा कि आपने BA1 में, BA2 में भी पढ़ा है, BA1 में भी पढ़ा है कि बटाई 3 प्रकार की होती थी। एक खेत बटाई, एक लाख बटाई और एक रास बटाई। तो खेत बटाई में खेत बोते समय ही बंटवारा हो जाता था, लॉक में खड़ी फसल में बंटवारा होता था, और रास बटाई में जब फसल कट करके जाती थी, अनाज के रूप में बन जाती थी, अनाज के रूप में उसके छिलके हटा दिए जाते थे, तब रास बटाई उसमें हिस्सा बांटा जाता था अनाज के रूप में। तो सरकार और किसान के बीच एक प्रकार का यह समझौता होता था और ये सबसे प्रचलित पुरानी प्रणाली थी। इसके अलावा नस्क और कनकूद सिस्टम भी प्रचलन में था, मुक्ताई सिस्टम भी प्रचलन में था, जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस्ड किया हुआ है। अब ये देखना है कि बलबन का ये कहना था कि कोई भी इतना अधिक टैक्स न वसूल किया जाए कि कोई
दरिद्र बन जाए किसान और इतना भी कम न वसूल किया जाए कि वह विद्रोही बन जाए। इसलिए यह प्रयास सदैव होना चाहिए कि एक जो संतुलित जो टैक्स है, भू राजस्व है, उसको वसूल किया जाए। और इस दृष्टि से देखते हैं कि चाहे वह ऐबक का पीरियड हो, चाहे इल्तुतमिश का हो, चाहे बलबन का हो, उसमें जो टैक्स वसूल किया गया था वो ज़्यादातर 1/3 से लेकर के 1/5 तक वसूल किया जाता था कुल उत्पादन का। यानी कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उसकी उत्पादन क्षमता थी, उसका कुल उत्पादन का 1/3 से लेकर के 1/5 तक टैक्स वसूल किया जाता था। यानी 33% से लेकर के 50% तक टैक्स की वसूली की जाती थी। अब जैसा कि हमने ये भी आपसे जिक्र किया था BA1 में, अगर पॉलिटिकल कंडीशन देखा जाए तो कि ऐबक बहुत कुछ कर नहीं पाया। जो नवस्थापित तुर्की सत्ता थी हिंदुस्तान में, उसको ही वह जो विजित किया था गोरी के समय में, उसको ही संरक्षित करने में उसका समय बीत गया। मात्र 4 साल तक शासन कर पाया था। इल्तुतमिश ने ज़रूर उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन पूरी तरह से वह भी नहीं कर पाया था। प्रशासनिक विशेषकर भू राजस्व के क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन वह करने में सफल नहीं हो पाया था। और बलबन भी इस दिशा में कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं, परिवर्तन नहीं कर पाया था। लेकिन अलाउद्दीन खलजी पहला मुस्लिम तुर्की शासक था जिसने इस क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। इसीलिए उसका अलग से प्रश्न भी बनता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, जिसमें हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक उसकी जो मार्केट जो कंट्रोल पॉलिसी थी, या जो मूल्य निर्धारण, जो बाज़ार नियंत्रण जो उसकी पॉलिसी थी, और दूसरा हमने भू राजस्व में। तो अगर भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन खलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु मेजर्ड द लैंड, है ना, जिसने भूमि की पैमाइश कराई और उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल उत्पादन का 50% टैक्स वसूल किया। ही मेजर द लैंड ऑफ हिज एम्पायर, उसने अपने साम्राज्य की भूमि की पैमाइश कराई, बिस्वा में कराई थी ना। और उसके बाद से उसकी जो उत्पादन क्षमता थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि द लैंड रेवेन्यू इनकम वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ measuring and productivity of land, 50% of the total production, है ना। तो देखा जाए तो अलाउद्दीन खलजी ने अपने साम्राज्य की भूमि की पैमाइश कराई और उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल उत्पादन का 50% टैक्स वसूलने, आधा जिसको हम कह सकते हैं 1/2 यानी 50% टैक्स उसने वसूल किया था। अब और भूमि की जो पैमाइश कराई थी वह बिस्वा में कराई थी, यानी कि उसके काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली, जिसको हम कह सकते हैं मसाहत कहा जाता था, वह इम्प्लीमेंट उसने किया था। और इसमें जो क्रांतिकारी उसने परिवर्तन किया था वह ये था कि जो ग्रांटेड जो लैंड थी, जो अनुदान में दी गई जो लैंड थी, उसको उसने वापस ले लिया था और उसको खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे राज्य की आय में, जो सरकारी आय है, उसमें वृद्धि हो सके। अब दूसरा उसने काम ये किया कि जो मीडियोकर थे, जो लैंड जो रेवेन्यू वसूल करते थे, जिसमें गांव के मुखिया, मुकद्दम जिसको बोलते थे, या खुद जमींदार और चौधरी, ये जो है लगान को अधिक से अधिक वसूल करते थे। और जो सरकारी जो कर्मचारी होते थे, कह सकते हैं कि उनको जो लगान की वसूली होती थी उससे कम का भुगतान करते थे।
तो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि इसके कारण से ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए और इनके पास अपनी लैंड भी हो गई है और ये साम्राज्य के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, शांति विद्रोह कर रहे हैं, शांति व्यवस्था में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसने इनके जो प्रिविलेज थे, जो विशेषाधिकार थे, वह उससे वापस ले लिया, यानी जो टैक्स वसूल करने की जो अधिकार मिला हुआ था इनको समाप्त कर दिया और उसकी जगह जो आमील थे, जो राजस्व वसूल करने वाले, या फिर जो गुमास्ता थे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा टैक्स वसूल करने की बात कही गई। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 काम किए। पहला काम उसने किया कि बहुत सी ऐसी लैंड थी जो ग्रांट में दी गई थी और जिसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा सकता था, उसको खालसा और जो उसके लिए कह सकते हैं कि अधिकारी नहीं थे और उनको भी लैंड ग्रांट में दे दी गई थी। तो इससे जो सरकार की जो इनकम थी वो कम हो रही थी और हर हाल में वह राज्य की जो इनकम था उसको बढ़ाना चाहता था, उसको इंक्रीज करना चाहता था। ही ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द टैक्स, है ना। तो इसलिए उसने ये प्रयास किया कि अनुदान में जितनी लैंड दी गई थी उसको उसने वापस ले लिया और उसको खालसा लैंड में कन्वर्ट करा दिया। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने देखा कि बहुत से खत मुकद्दम और चौधरी को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है और वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, तो इनके पावर को कम करना बहुत ज़रूरी है। और वर्णी इस बात को लिखता भी है कि कभी कभी तो ये देखा गया कि जो अधिकारी होते थे राजस्व विभाग के, एक खत मुकद्दम चौधरी को एक साथ बांध करके और उनसे टैक्स की वसूली करते थे। इसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य सिर्फ इतना ये था, वो कहता भी है कि कोई भी व्यक्ति साम्राज्य में इतना अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि वो उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाए और इतना अधिक टैक्स भी न वसूल कर लिया जाए कि वह दरिद्र बन जाए। तो इसलिए उसने संतुलन स्थापित करने की कोशिश करी और भूमि की जो पैमाइश कराई, जो मेजरिंग कराई और जो प्रोडक्टिविटी उसकी देखी लैंड की, उसके आधार पर उसने कुल उत्पादन का 50% यानी 1/2 टैक्स वसूल किया, खराज वसूल किया। बिस्वा में भूमि की उसने पैमाइश कराई। लेकिन यह देखा गया कि पूरे साम्राज्य में कि लैंड का मेज़रमेंट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जहाँ पर भी मसाहत सिस्टम नहीं लागू किया जा सका, नहीं लगान निर्धारण की जो मिश्रित प्रणाली थी, मिक्सर जो सिस्टम था, मशाहत यानी कि लैंड का मेज़रमेंट किया जाए, उसकी कुल उत्पादन क्षमता देखी जाए, उसके आधार पर कुल उत्पादन का 50% टैक्स वसूल किया जाए, उसकी जगह अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ ये पॉसिबल नहीं हो पाया था वहाँ पर बटाई सिस्टम और मुक्ताई सिस्टम को भी कंटिन्यू रखा था। अब ये देखने में आता है कि जो टैक्स का जो भुगतान किया जाता था वह अनाज के रूप में भी किया जाता था और नगद के रूप में भी किया जाता था। तो इसमें किसान को ये सुविधा होती थी, वो चाहे तो लगान अनाज के रूप में अदा करे, चाहे तो वह नगद के रूप में अदा कर सके। अब इसके बाद हमें देखते हैं कि तुगलक काल में गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रचलित इस मसाहत सिस्टम को छोड़ दिया और उसने उसकी जगह पुरानी प्रचलित जो बटाई सिस्टम था उसी को अपने साम्राज्य में लागू किया। और उसने ये भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में लगान जो है 1/4 से 1/4 to 1/5 से ज़्यादा नहीं वसूल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो लगान की जो वृद्धि है, दर है,
वह भी 110 to 111 यानी 10 से 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उसने पारिश्रमिक के रूप में भी जो है ये उसने कहा कि पारिश्रमिक के रूप में भी जो मुक्ता हैं या जो बलि हैं वे पारिश्रमिक के रूप में भी 10 से 11% तक अपने पास रख सकते हैं। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रचलित जो मसाहत प्रणाली थी यानी कि भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर लगान का कुल उत्पादन का जो टैक्स लिया जाता था उसकी जगह उसने अपने साम्राज्य में बटाई पद्धति को ही कंटिन्यू किया था। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जाए, किसानों को प्रताड़ित न किया जाए, 10 से 11% से ज़्यादा वृद्धि न की जाए और लगान की जो दर है वह 20 से 25% के बीच ही केवल रहनी चाहिए। और उसने नहरों के लिए भी बहुत प्रयास किया, सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बटाई सिस्टम के साथ साथ मसाहा सिस्टम को भी लागू करने की कोशिश करी गई और लगान की जो दर थी वह 14 से 150 थी। लेकिन उसके काल में दोआब का जो एरिया था, गंगा जमुना दोआब का जो एरिया था, वहाँ पर प्राकृतिक लगान की दर काफ़ी उपजाऊ फर्टिलाइज्ड लैंड थी, इसलिए वहाँ पर उसने जो उसकी स्कीम्स थी वो काफ़ी असफल हो चुकी थी और उसको धन की ज़रूरत थी, इसलिए उसने टैक्स में वृद्धि करने का फ़ैसला लिया। और हालांकि टैक्स की में जो वृद्धि करी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह आपकी जो उसने वृद्धि की करी जो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टैक्स की दर में जो वृद्धि की थी वह सामान्य तौर पर 10 से 20% थी। लेकिन वह ऐसे समय पर की गई थी जब प्राकृतिक आपदा आया हुआ था और किसान देने की स्थिति में नहीं थी और यह आदेश कि हर हाल में उनसे वसूल किया जाए, तो जमींदारों ने भी विद्रोह कर दिया। बहुत से किसानों ने फसल में आग लगा दी, चारों तरफ अशांति हो गया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ये लिखता है कि बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये गलत नीति के कारण ये संकट उत्पन्न हो गया था। हालांकि इसमें सुधार लाने के लिए उसने बहुत से प्रयास किया और किसानों के लिए सुविधाएं प्रदान करी। शोंधार जो अग्रिम ऋण था वो बर्नी लिखता है कि 3 करोड़ 75 लाख टन का जो है कृषकों को शोंधार ऋण के रूप में प्रदान किए गए थे। लेकिन इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सका और देखा जाए तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काफ़ी नुकसानदायी सिद्ध हुआ और जो तुगलक डायनेस्टी का जो डेक्लाइन था वह मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता और उसके व्यक्तित्व के कारण संभव हो सका था। और ये भी माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन था वह मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी से ही शुरू हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी ये चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, चारों तरफ विद्रोह हो गया है, जो राजकोष है वह खाली हो गया है, एम्प्टी है पूरी तरह से। ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक शासन सत्ता प्राप्त करता है और उसने इस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करी और इसका श्रेय बहुत हद तक उसके वज़ीर को जाता है, क्योंकि वजारत जो है उसके काल में चरमोत्कर्ष पर था। उसने सबसे पहले काम ये किया कि जितने भी जो शरीयत के अनुकूल जो टैक्स थे उनको छोड़ करके सभी प्रकार के जो टैक्स थे जिसको स्थानीय अबाब कहते थे उसको उसने माफ़ कर दिया। केवल जो है जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स और उश्र टैक्स को ही उसने वसूल किया था, शेष सभी करों को उसने समाप्त कर दिया। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खराज था उसके अतिरिक्त किसानों को 2 टैक्स देने पड़ते थे, घरी कर और चराई कर।
हैं, जो घरी यानी हाउस टैक्स एक तरीके से कह सकते हैं आवास कर था, और चराई मतलब जहाँ पर घास जो गाय बैल या भैंस कह लीजिए जहाँ पर चारा इनको मिलता था जिसको चरते थे, उस पर भी टैक्स उनको देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि बहुत ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, तो उसने सभी टैक्स को माफ़ कर दिया, केवल यही टैक्स उसने वसूल किया था। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक केवल भू राजस्व है, इसलिए हम केवल खिराजी भूमि के बारे में जिक्र करेंगे, और फिरोज शाह तुगलक के समय में उसरी भूमि का जिक्र मिलता है, ये भी मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहूँगा। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में भी जो पद्धति थी लगान निर्धारण की, वो बटाई सिस्टम जारी रही, और उसने फिर से मुक्ता और बली को ये अधिकार दिया कि वे टैक्स की वसूली करें। उसके समय में पता चलता था कि मुक्ती बादशाह को खुश करने के लिए गिफ्ट भी देते हैं और किसानों का शोषण करते हैं, इसलिए उसने कहा था कि जो भी गिफ्ट अनुदान जो लाया जाए दरबार में, उसका इवेल्यूएशन होना चाहिए, इवेल्युएट होना चाहिए, और उसके बाद जो है जो भी आता है उसका इवेल्यूएशन करने के बाद से खर्च वह उनकी तनख्वाह से, उनकी जो इनकम है उससे उसको माइनस किया जाना चाहिए। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किया था। और दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने ये प्रयास किया कि उसने जो कृषकों पर जो सभी प्रकार का भी हमने जिक्र किया है आपका कि जो उसके काल में जो भू राजस्व था 1/4 लिया जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी समय 50% था, वह उसकी जगह उसके काल में 1/4 लिया गया। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने एक नया टैक्स जरूर लागू किया था, सिंचाई कर, जिसमें हम लोग जिसको हम कहते हैं हासे सर्व या हुके सर्व, जिसमें ये था कि जो किसान सिंचाई की सुविधा का उपयोग करना चाहते थे उनको उसके बदले में कुल उत्पादन का 1/10 यानी 10% टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने नहर सिंचाई के भी प्रबंध किए और कोशिश ये करी कि किसानों का जो टैक्स का जो उनके ऊपर भार है, जो बोझ कम हो सके, और इस दिशा में उसने प्रयास किया था। आगे जब हमें देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो सैयद वंश था वो राजनीतिक उथल पुथल का काल है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के बाद से ही उसी काल में तैमूर का अटैक हो चुका था और तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हो चुका था। दिल्ली सल्तनत का भी डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो सैयद वंश जो खिज्र खा था वो बस किसी तरह से शासन सत्ता चल रही थी, तो जो सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम को उसने जारी रखा था, कोई इसमें नया परिवर्तन नहीं आया था, और कह सकते हैं कि तलवार के बल पर सैयद शासकों को टैक्स को वसूलने पड़े थे। लेकिन लोधी डायनेस्टी के समय में आकर के हम देखते हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक स्थिरता फिर से आती है, और बल्लोल लोधी के समय में भी वही पुरानी प्रचलित प्रणाली जारी रहती है, और टैक्स जो वसूल किया जाता है वो सामान्य तौर पर 1/4 ही वसूल किया जाता है, और अनाज के रूप में इसने प्रीफर किया टैक्स देने के लिए। बट सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने टैक्स को अनाज के साथ साथ नगद रूप में लेने को भी प्रेफर किया। लेकिन लास्ट टाइम जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इब्राहिम लोधी की सत्ता बहुत सीमित हो गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो फरीद था उसके द्वारा शासन सत्ता का संचालन किया जा रहा था, और उसने टैक्स भू राजस्व में व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए सिंचाई के साथ साथ नहर का प्रबंध किया, जलाशय का प्रबंध किया, कुओं का प्रबंध किया, साथ ही साथ भूमि की पैमाइश भी कराई, उसका मेजरिंग भी कराया, उसकी लैंड की प्रोडक्शन वैल्यू भी देखी, और देन पट्टा और कबूलियत जिसका हम जिक्र कर चुके हैं उसका भी उसने प्रचलन किया। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि सल्तनत काल में विशेष तौर पर इसीलिए पूछा जाता है कि जो स्पेशल जो रेफरेंस है
वह अलाउद्दीन खलजी का रहता है। और अन्य जो सल्तनत काल के जो बादशाह थे, सुल्तान थे, उनके समय में अलाउद्दीन खलजी के पहले भी राजनीतिक अस्थिरता थी। अलाउद्दीन खलजी के बाद तुगलक काल में चरमोत्कर्ष भी था, बहुत स्टेबिलिटी भी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक साम्राज्य उसके अंतर्गत थे, लेकिन उसी के काल से डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में थोड़ा ज़रूर परिवर्तन आ रहा है राजस्व के, भू राजस्व के क्षेत्र में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आकर के और फिरोज शाह, मतलब कह सकते हैं कि खलजी काल और तुगलक काल के ही विशेष संदर्भ में भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। अन्य बादशाहों के, सुल्तानों के समय में भू राजस्व के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न तो परिवर्तन हुआ, न तो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसीलिए अलाउद्दीन, अगर हम मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि जो भू राजस्व का जो सबसे बड़ा जो स्रोत था वो खराज था, और मोहम्मद अलाउद्दीन खलजी ने इसमें ज़रूर 2-3 संशोधन किए थे, हम जिसका जिक्र अभी कर लिया हमने, कि एक तो उसने सभी प्रकार की ग्रांटेड लैंड को समाप्त कर दिया था। खत मुकद्दम चौधरी के स्पेशल जो प्रिविलेज टैक्स वसूल करने के थे उसको समाप्त कर दिया था। उसकी जगह उसने आमिल और गुमास्ते नियुक्त किए थे। और इससे भी बड़ी बात कि उसने जो राजस्व की जो बकाया राशि थी उसकी वसूली के लिए एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि राजस्व की अधिक से अधिक वसूली की जा सके, क्योंकि यह राजस्व वसूली की एक प्रकार से डीमेरिट भी मानी जाती है, जिसका कि जिक्र आर.पी. त्रिपाठी साहब ने भी किया है कि राजस्व वसूली का समुचित प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि राजस्व की जो वसूली हो रही थी, जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो अभी बिगनिंग दौर में थे, प्रारंभिक दौर में थे। इसलिए पूर्णतः लगान की वसूली किया जाना संभव नहीं हो पाया था। बहुत से लगान जो थे वह बिना वसूली के ही शेष रह गए थे, और इसके लिए अलाउद्दीन खलजी ने बहुत प्रयास भी किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसकी लगान सिस्टम को लेकर के एक आलोचना ये भी की जाती है कि उसने किसानों से 50% टैक्स वसूल किया, घरी और चराई करके रूप में 2 नए टैक्स वसूल किए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उसकी, जब हम मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दर शरीयत के अनुकूल थी, इससे में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं थी, क्योंकि वह जो अनाज के रूप में जो संग्रह करता था वह एक प्रकार से प्रिजर्व करता था, मंडी में रखवाता था, ताकि अगर प्राकृतिक आपदा हो जाए तो वो घर घर में वितरित किया जाए, अनाज की कोई कमी ना आने पर। दूसरा, बाज़ार नियंत्रण को लेकर के बहुत सी बातें कही गई हैं, जिसका हमने BA 1 में आपसे जिक्र किया था, यहाँ पर जिक्र करना उचित नहीं लगता है। तो कोई बहुत बड़ा कड़ा संदेश अलाउद्दीन खलजी के द्वारा नहीं दिया गया था, किसानों पर डाल दिया गया था, बल्कि उसके पीछे सिर्फ उसका उद्देश्य यही था कि राज्य की आय में वृद्धि हो सके, राज्य में समृद्धि आ सके। और इसी कारण से उसने मेजरमेंट भी कराई थी लैंड की, और उत्पादन क्षमता भी देखी थी, और उसके आधार पर ही टैक्स की वसूली करी थी। फिर हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में जो परिवर्तन हुआ वह मुक्ता मशाहत सिस्टम को हटा दिया उसने। तो अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही मूल रूप से भू राजस्व पद्धति का हम को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी के समय में सामान्य तौर पर ये देखा जाए तो जो बटाई, जो मुक्ताई, जो नस्क सिस्टम था और वही प्रचलन में था, और वह जो दर थी टैक्स की वह मूल रूप से 1/4 to 1/5 यानी कि 20 से लेकर के 25% के बीच थी खराज। और जो उसरी भूमि से जो टैक्स वसूल किया, जो उसरी भूमि से जो टैक्स लिया जाता था वह आपका सामान्य तौर पर जो था वह देखने में पता चलता है कि 10 से 20%, 110 to 120% कुल उत्पादन का वसूल किया जाता था। तो मुझे आशा है कि
आपको मेरा यह लेक्चर ज़रूर पसंद अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो मैं बार बार जैसा कि कहता हूँ, गूगल क्लासरूम के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। और यह वीडियोज़ जो मैंने क्लास लिया यह यूट्यूब पर भी अपलोड होगा और गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड होगा। अगर आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये एडवांटेज होगा सब्सक्राइब करने का कि जो भी लेक्चर मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री या हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपके पास पहुंच जाएगा आसानी से और आप उसको सुन सकती हैं, बार बार सुन सकती हैं। उससे आपका अच्छे से प्रिपरेशन और हो जाएगा और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट डे फिर क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।